हेलो हेलो। जीएस जुपिटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से अपन लोग पढ़ेंगे मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था हिंद यूनानी शक और पहलव। आज हम लोग शुरुआत करेंगे कुषाण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, और इसको आज एंड करने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है। कुषाण वंश से शुरुआत करते हैं। और ये कुषाण वंश, यूची कबीला, को पूछा जाता है यूची कबीला। तो हम लोग जो कल देखे थे हिंद यूनानी हिंद यूनानी शक, पहलव, और आज हम लोग पढ़ेंगे कुषाण। पहलवों के बाद कुषाण आए। ये क्रम जो है पूछ लिया जाता है, क्रम आप याद रखेंगे। तो चौथे में आ जाता है कुषाण। पहलवों के बाद कुषाण आए। कुषाण कहाँ से आए? सब तो मध्य एशिया से ही आ रहे हैं। मध्य एशिया से आई यूची या तोखरी, दोनों एक ही है। कबीले की 5 शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा थी। 5 शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा कौन थी? यूची। यूची को ही तोखरी कहा जाता है। अब एग्जाम में दे दे कि कुषाण तोखरी कबीले से थे, अब बोलेंगे हमने तो पढ़ा है यूची तोखरी, कहां से दे दिया रे बाबा। ये दोनों एक ही चीज है, यूची भी और तोखरी भी। ये 5 कबीले में से एक कबीला, वो भी इंपॉर्टेंट कबीला है, और इसी कबीले से था कुषाण। और इसका जो वंश है कुषाण वंश है ना। तो यहाँ पे आप देख लो, ये जो कलर दिख रहा है ये कुषाण इंपायर का है। ये जो कलर आप दिख रहा है, ये कलर, यहाँ से बहुत लंबा इसका रीजन था कुषाण। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पाटलिपुत्र तक, ये मथुरा इसका हेड है, क्वार्टर। ये आपका पूरा का पूरा इधर का जो है एरिया आप देख रहे हैं कुषाण है। फिर ये जो आपका देख रहे हैं ये शक, ये शक कोई सिकवा सिकाई आती है शक, इसका और एक्सटेंशन इधर होता है। और नीचे आपको मिलेंगे सातवाहन। सातवाहन ये है आपका सातवाहन। सातवाहन हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा देखिए इंपॉर्टेंट बात कर लीजिए, बोले करते हैं आधा घंटा में। तो पहलवों के बाद कुषाण आते हैं, और कुषाण मध्य एशिया से आए। यूची या तोकरी कबीले की 5 शाखाओं में एक प्रमुख आपने पढ़ा। तो ये आपका एरिया दिमाग में रहना चाहिए। फिर देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, इसका साम्राज्य का विस्तार। कुषाणों ने मध्य एशिया के अमू दरिया से लेकर के, अमू दरिया मध्य एशिया में एक नदी है, अमू दरिया और सीर दरिया, ये मध्य एशिया में है। आप लोग मैप जब पढ़ाएंगे तो वहां पे अमू दरिया बताएंगे स्पेशल ज्योग्राफी में। वहां से लेकर भारत में सिंध, गंगा, यमुना दोआब और वाराणसी तक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। सोचिए, वाराणसी तक विशाल साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, कुषाणों का। इसलिए कुषाण से जो प्रश्न पूछे, अब आमू दरिया नहीं पूछेगा, लेकिन ये जानिए कि बहुत बड़ा साम्राज्य इसका था। तो इसमें 2 राजवंश थे, एक कड़फिसेस घराना, एक था कड़फिसेस घराना, और एक घराना था आपका कनिष्क घराना। कनिष्क घराना। कटफिशेस में भी आपका 2 है। कटफिशेस में भी क्या है? 2 है। कटफिशेस में भी 2 है। एक जो है आपका कुजुल और एक है वीन। एक कुजुल और एक वीन कटफिशेस, याद रखना। तो कुडफिशेस, कटफिशेस घराना और कनिष्क घराना, ये किस वंश से जुड़ा हुआ है? तो कुषाण से। कुषाण में क्या वंश? 2 वंश, कटफिशेस और कनिष्क। कटफिशेस घराना में 2 है, एक कुजुल कटफिशेस और एक विन कटफिशेस। देखते हैं दोनों क्या है, दोनों के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है प्रश्न। तो कुजुल कटफिशेस, इसने काबुल और सिंध पर अधिकार किया और तांबे के सिक्के चलाए। इसने जो है पहला ने क्या चलाया? तांबा का सिक्का चलाया, कॉपर का।
लेकिन वीम कड़फिसेस द्वितीय जो था, इसने भारत के अंदरूनी भागों में कुषाण सत्ता फैलाती और स्वर्ण मुद्राएं चलाती। वीम कड़फिसेस जो है स्वर्ण मुद्रा और काफी ज्यादा, वो कहते हैं ना कि प्योरिटी के मामले में, शुद्धता के मामले में, इसका जो कुषाण का सिक्का, स्वर्ण सिक्का, ये सबसे बेहतरीन माना जाता है। सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्का चलाया कुषाणों ने, उसमें भी किसने चलाया? वीम कड़फिसेस ने। जूल ने तो आपने देखा तांबे के सिक्के चलाए, तो स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने, कुषाण वंश ने। कुषाण वंश में वीम ने और फिर बाद में कनिष्क ने। आप देखेंगे कनिष्क घराना। तो द्वितीय राजवंश कनिष्क घराना हो गया, अभी तुरंत बताए हैं। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा यही था, कनिष्क। कनिष्क ये 78 एडी में, एडी से लेके 105, 78, 22 5 27 साल इसका शासन रहा, 27 ईयर्स। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक यही था, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। और ये जब जो सिंहासन पर आते हैं, इसी समय शक संवत चलता है। नाम है कनिष्क, लेकिन इस शासक, कनिष्क शासक है, लेकिन चलाते हैं शक संवत 70 बीसी, 70 एडी, सॉरी एडी। कनिष्क की राजधानी कितने थे? 2 राजधानी थी। एक हो गया पुरुषपुर, जिसको कहते हैं आप पेशावर, यहाँ पे विशाल स्तूप बनवाया था पुरुषपुर में। और दूसरा अंदरूनी भाग में, ये पेशावर जो आपका पाकिस्तान में है, और दूसरा भारत के अंदर, अभी तत्कालीन भारत के अंदर में मथुरा। ये कला का केंद्र और व्यापारिक केंद्र दोनों था। कला का केंद्र, मथुरा कला पढ़ेंगे हम लोग आज के सेशन में, मथुरा कला। और एक पुरुषपुर था, ये विशाल स्तूप बनवाया था। तो 2 राजधानी थी, एक पुरुषपुर, एक मथुरा। और शक संवत अभी मैंने बताया कि 78 में जो है ये गद्दी पर बैठते हैं। कौन? कनिष्का। कनिष्क जब गद्दी पर बैठते हैं तो राज्यारोहण कहते हैं गद्दी पर बैठना को। तो राज्यारोहण के अवसर पर इन्होंने एक संवत चलाया और उसका नाम है शक संवत। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये जानिए कि ये शक शासक नहीं है, लेकिन संवत चलाया शक संवत है। कुषाण लेकिन चलाया शक संवत। और सबसे बड़ी बात है, ये भारत सरकार का ये राष्ट्रीय संवत यही है, शक संवत ही है। और ये शक संवत कब हो गया? खूब पूछता है, 78 एडी। ठीक है। और इसके समय में, कनिष्क के समय में, कश्मीर में के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। और इसका जो अध्यक्ष था वसुमित्र, मशमो वसु, याद करवाए थे, सूत्र बताए थे, मशमो वसु, मशमो वसु। जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें चौथा था वसु मित्र, पहला महाकश्यप, पहला बौद्ध संगीति, दूसरा सब्बाकामी, तीसरा मोगलीपुत्र तिस, और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। और इसी के समय में, कनिष्क के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। मैंने पिछले क्लास में सूत्र में इसको पिरो दिया है, अकाक मशमो वसु नावई पाकू। ठीक है। तो इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। इतना आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म, ये जो बौद्ध धर्म जो है, हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में बट गया। अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा चीज आएगा, हीनयान क्या है, महायान क्या है, ये कौन राक्षस का नाम है। ये बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध संप्रदाय 2 भाग में बट गया। भगवान बुद्ध के बाद जो है, ये हीनयानी जो है, ये हीनयान, ये प्योर फॉर्म में रहने का प्रयास किया। यानी भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेश और उसके तर्ज पर चलने वाले को कहा गया प्यूरिटी, यानी प्योर होना, प्यूरिटी वाले हीनयानी कहलाए, हीनयानी। ये भगवान बौद्ध धर्म के विचारों पर चलने वाले। अब इसी में क्या किया कि कुछ लोगों ने, जैसे जैसे समय बदलता गया, ये लोग बाहर से लोग आए, ये सब जो है शक शक सब आए, कुषाण सब आए, ये सब विजेता जो लोग आए, तो भारत में जो ब्राह्मण धर्म था, क्षत्रिय, क्षत्रिय ब्राह्मण,
ब्राह्मण, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये लोग जो बाहरी लोग आए थे ये किस में घुसते, किस वर्ग में आते, क्योंकि यहीं का हो गए, यहीं का रह गए जीत करके, इसको समाज में एंट्री तो मिलना ही था। तो किस में मिलता, ब्राह्मण में मिलता कि क्षत्रिय में मिलता कि वैश्य में मिलता कि शूद्र में मिलता। इसको जो है चूंकि ये सब विजेता वर्ग थे इसलिए इसको घुसाया गया, क्षत्रिय वर्ग में घुसाया गया। ये लोग मांस वांस खाते थे, बाहर में रहते थे, कैसे जिंदा रहे, ये सब मांस वांस खाते थे। तो ये सब जो है बौद्ध धर्म का संरक्षक भी बन गए। तो मांस खाने के बावजूद भी इसको एंट्री मिलता है और ये लोग धीरे बौद्ध धर्म को अपनाता भी है। तो ये सब जो है, और उसके बाद भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ। द्वितीय नगरीकरण के बाद धीरे धीरे शहर बने, शहर में लोग वैसे लोग रहने लगे। और वो लोग जो है वैसे लोग पैसा वाला, तो पैसा वाला वर्ग क्या किया कि ये सब भिक्षु भिक्षनी जाते थे चंदा मांगने। अभी जिसको मना था सोना नहीं छूना है और जितना जरूरी है उतने दान लेना है, खाने भर लेना है, भगवान बुद्ध इतना स्ट्रिक्ट नियम पालू किए थे विनय पिटक में, आपने देखा। और उसी नियम को ये सब तोड़ देते हैं लेकिन बौद्ध धर्म मानते हैं। तो ये वाला जो शाखा हवा, अरे थोड़ा चलता है, इतना क्या है, मांस थोड़ा सा खा लिए, थोड़ा सा पैसा लिए, थोड़ा सा आराम से रह लिए, थोड़ा सा गप सड़क का भिक्षुनी सबसे कर लिए तो क्या दिक्कत है, भिक्षु भिक्षुनी थोड़ा मिल लिए तो क्या दिक्कत है। कहने का मतलब भगवान बुद्ध के द्वारा जो स्ट्रिक्टली फॉलोड था कि नियम करना है बिना पिटक में, वो नियम था कि अकेले बात नहीं कर सकते हैं, सुनसान जगह में नहीं रह सकते हैं, भिक्षु भिक्षुनी एक साथ जो है ना बातचीत करते नहीं देखा जाना, वो सारे नियम बंधन टूटने लगे। और जो है इसमें जो है क्या आने लगा, एक तरह से मिलावट आने लगा। और यही वर्ग जो है बौद्ध धर्म का क्या कहलाया, महायानी कहलाया। और जो प्योर फॉर्म में था वो, तो वो हीनयानी कहलाए। हीनयान और महायान इसी संगीति में, इसी में दो भाग में बंटता है, हीनयान और महायान में। इसका परिणाम होता है चतुर्थ बौद्ध संगीति का। याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ये जैन से नहीं मान लेना रे बाबू की जैन है ये। वे श्वेतांबर दिगंबर में टूटे थे, जब वहां पे अकाल आया था तो जो है ना भाग गए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में। वहां से जब आए फिर झगड़ा हुआ तब श्वेतांबर और दिगंबर जो दक्षिण भारत भागे वे हो गए दिगंबर नंगा। और जो यहीं रह गए थे पाटलिपुत्रा में जैन धर्म में तो वो क्या कहलाए, सफेद कपड़ा पहन के श्वेतांबर। वहां श्वेतांबर दिगंबर और यहाँ हीनयान महायान। ध्यान में देना है, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान और जैन धर्म में क्या, श्वेतांबर और दिगंबर। अब विभाष शास्त्र क्या है, तो तीनों पिटकों पर, तीन पिटक आप लोगों को मैंने बताया है बौद्ध धर्म वाली क्लास में, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विस्तार से मैंने चर्चा किया है। उसका बुक लिस्ट मैंने दिया है, वो वीडियो आप देख लेंगे। ये तीनों पिटकों पर टीकाओं का संकलन कर लाल ताम्रपत्र पर खुदवा कर इसी पर स्तूप बना दिया। अब यदि वो निकल जाए तो बहुत सारा पिटारा खुल सकता है ये लोगों का, महायानियों का। महायान का ये बहुत बड़ा संरक्षक था ये कनिष्क। तो विभाष शास्त्र जो है ये तीनों पिटकों पर टीकाओं का संकलन करके क्या क्या लाल ताम्रपत्र पर खुदवाया भी है, लाल ताम्रपत्र पर खुदवाया है और खुदवा कर स्तूप में रखा गया है इसको। वो चीज अभी नहीं निकला है। चलिए, ये तो मैं कर दिया है, ये भी कल की क्लास में हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, इसको क्यों डाला गया अभी। ये भी तो मैंने लैंडो फर्निस वगैरह सारा सिम्फमास आया था, ये सब हो ही गया है। ये लोग ईरान से आए थे, ये भी हो ही चुका है। और रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख मैंने पिछली क्लास में करवाया ही है। अच्छा, कुषाण वंश अभी पढ़ा, यूची कबीले का था नहीं, 78 से 105 तक था इसका। कुजुल कट विशेष भीम कट विशेष अभी हम लोगों ने देखा। 5 कबीले में यूची मैंने देखा अभी। ठीक है, कनिष्क की 2 राजधानी भी देखा, कौन कौन, पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा। ठीक है, संबत हम लोगों ने पढ़ा कि इतना ईस्वी में ये राज्यारोहण करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए शक संबत चलाया है ना ये लोग। और ये भारत का राष्ट्रीय संबत भी है, 78 ईस्वी वाला शक संबत भारत का है, ये याद रखना, ये तो मैंने पढ़ा ही। चतुर्थ बौद्ध संगीति भी पढ़ा जो है, नहीं कुंडल वन में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष घोष था। इसमें हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बढ़ते हैं। तीनों पिटकों का संकलन होता है, वही है विभाष शास्त्र। क्या है, तीनों पिटकों पर टीका है। ये टीका किसको बोला जाता है, टीका जो है कोई भी शास्त्र को, कोई भी ग्रंथ को आसान
भाषा में समझने के लिए उसका एक तरह से सारांश या आसान भाषा में समझने के लिए टीका लिखा जाता था। तो विभाष शास्त्र क्या है? त्रिपिटक का टीका है विभाष शास्त्र, याद रखना है। विभाष शास्त्र कभी दे दे कि क्या है, तो त्रिपिटक पर टीका लिखा गया, यही आपको समझ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक प्रभाव, सिक्का प्रणाली एवं व्यापार मार्ग। चलिए यहां से जो है हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा सिक्का क्या था। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस सिक्कों पर राजा का नाम और चित्र, सिक्कों पर राजा का नाम और चित्र, ये सबसे पहले किसने शुरू किया? तो इंडो ग्रीक ने किया, हिंद यूनानियों ने किया था। इसमें क्या था? राजा का नाम, कौन डेट में सिक्का लिखा गया वो, देवी देवता का चित्र, ये सब प्रथा किसने किया? हिंद यूनानियों ने किया। सोना का सबसे पहले सिक्का किसने किया? तो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, ये भी किसने किया? तो हिंद यूनानियों ने किया। पहला सोना का सिक्का किसने? तो हिंद यूनानियों ने किया। सबसे पहले सिक्के पर नाम, तिथि और देवता चित्र किसने किया? तो हिंद यूनानियों ने किया। लेकिन सोना का सिक्का भले हिंद यूनानियों ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाण वंश ने चलाया। हाई प्यूरिटी शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों ने चलाया। और कुषाणों में भी किसने चलाया? वीम ने चलाया, भी अभी पढ़ा। क्यों? क्योंकि कुजुल कटफिसेस, जो कि कटफिसेस घराना का था, उसने तो तांबा चलाया था। लेकिन ये जो वीम साबुन है, इसने शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था। और कनिष्क ने भी। तो प्योरिटी के मामले में, शुद्ध सोने के मामले में कौन वंश आगे रहता है? तो कुषाण वंश रहता है आगे, कुषाण शासक। कुषाण में भी आपका वीम और कनिष्क। लेकिन यदि बोल देगा सबसे ज्यादा सोना का सिक्का किसने चलाया, तो गुप्त ने चलाया। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त ने चलाए। और इस सोने को सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्का दिनार, तो इससे भी कहीं ज्यादा उत्कृष्ट थी कौन? कुषाण की। कुषाण जो है हाई क्वालिटी पूछेगा तो कुषाण, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो गुप्ता, सबसे पहले सोना का सिक्का यदि पूछा जाता तो हिंद यूनानी, सबसे पहले हिंद यूनानी, है ना। और फिर तांबे का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाणों ने चलाया, अभी आपने देखा कुजुल कटफिसेस। और फिर चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो शकों ने चलाया। चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो शकों ने चलाया। जैसे रुद्रदामन शक शासक थे, पढ़ा है पिछले क्लास में आप लोगों ने। व्यापार वाणिज्य के लिए बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए के लिए। अब सिक्का के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम, आप लोगों को कितना याद रहा पता नहीं। सिक्का के बारे में फिर से रिपीट कर देते हैं, याद रखिएगा। तो जो सोना को क्या करते हैं? Cu, नहीं कॉपर हो जाएगा। ये Au होता है, Au औरम। सोना को संकेत क्या है? सोना का Au है। तो सोना का जो है सबसे पहले सिक्का किसने चलाया? यदि दे देगा तो आप लोग बोलेंगे कि हिंद यूनानी। सबसे पहले ये हो जाएगा आपका हिंद यूनानी। एक जगह जो है आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद देगा सबसे ज्यादा सिक्का कि नहीं, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का, सबसे शुद्ध। तब आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुषाण वंश। क्या हो जाएगा? कुषाण वंश। कुषाण में कौन हो जाएगा? तो वीम कटफिसेस। और दो जो है ये आपका सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का। उसके बाद जो है आपको कहेगा कि सबसे ज्यादा सिक्का, सबसे शुद्ध और सबसे ज्यादा जो है सोने का सिक्का, जिसको दिनार कहा जाता था, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के, तो उसका नाम है, सोने के सिक्के तो उसका नाम है वंश का गुप्त वंश। तो गुप्तों ने चलाया सबसे ज्यादा सोने, जिसको क्या कहा जाता था? दीनार। तो ये जो है आपका सोना के सिक्का के बारे में कहा जा सकता है। अब कहेगा कि तांबा का सिक्का किसने चलवाया? तो तांबा जो है आपका चलाया था कुजुल कटफिसेस ने। कुजुल कटफिसेस यानी कुषाण ने। कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस। उसके बाद जो है आपका ये तांबा को, कॉपर, हाँ ठीक तो है, कॉपर।
ठीक है, इसको आप तांबा यहाँ पे लिख दीजिए, कॉपर, Cu कॉपर। ये हो गया कुजुल कट फिशेस, और कुजुल कट फिशेस कौन वंश से जुड़ा हुआ था, तो कुषाण, तो तांबा कौन वंश हो जाएगा, कुषाण, और सोना सबसे ज्यादा कुषाण है। उसके बाद जो है आपका आ जाइए एजी, एजी होता है चांदी। तो चांदी का सिक्का किसने चलवाया, चांदी का सिक्का शकों ने चलवाया। किसने चलाया, शकों ने। शक में सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था, तो रुद्रदामन। और रुद्रदामन का क्या हम लोगों ने पढ़ा है, दो चीज, एक चीज तो ये चला, ये कि जीर्णोद्धार करवाया था इसका, एक जो है जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था एक झील का, जो कि कहाँ पे है, जूनागढ़ में है, और उसका नाम क्या है, सुदर्शन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। और एक जो है इसने एक लंबा अभिलेख, संस्कृत में सबसे पहले इतना लंबा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, लंबा अभिलेख किसका, संस्कृत का, ये किसका है, तो रुद्रदामन का है, रुद्रदामन, ये शक शासक थे। रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार करवाया था किस झील का, जूनागढ़ का जो है सुदर्शन झील। कौन झील, सुदर्शन झील। ठीक है, उसके बाद आप सिक्का के मामले में, सिक्का के मामले में आप जानते हैं कि वैदिक युग में आपका निष्क और शतमान, निष्क और शतमान, ये वैदिक युग में सिक्का था। ठीक है, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपने देखा मार्क, यानी द्वितीय नगरीकरण का जो दौर था, यानी महाजन पद का दौर, उस समय क्या था, तो पंचमार्क, पंचमार्क सिक्का। और सातवाहन ने, सातवाहन ने मेनली चलाया था ईसा का सिक्का। इतना सा जो है ना आप अभी दिमाग में फिलहाल रखिए, बाकी और एक बार आएंगे कॉइन्स पे तो कभी बताएंगे। चलिए, अब रेशम मार्ग, सिल्क रूट, सिल्क रूट और विदेशी व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है कुषाण वंश का, ये सिल्क रूट। तो रेशम मार्ग जो है चीन से शुरू होता था, ये सिल्क रूट। मैप में जो है इसको ऐड में कर दूंगा बाद में। अभी देखिए कि चीन से शुरू हो रहा था ये सिल्क रूट, मध्य एशिया, मिडिल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान होते हुए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, वहां पे इटली तक जाता था। वहां से फिर जो है विदेश व्यापार होता था, फिर यूरोप तक जाता था, यानी इटली तक को जोड़ता था। ये प्रसिद्ध सिल्क रूट जो है कुषाणों का पूरी तरह से नियंत्रण था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्क रूट। सिल्क रूट इसलिए कि मेनली इस पर सिल्क का व्यापार होता था, सिल्क के अलावा भी और सारे व्यापार होते थे, और ये सिल्क रूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये आय का प्रमुख स्रोत था ये सिल्क रूट। सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस क्या था, खासियत क्या था, पहली बात तो ये चीन से शुरू होता है, मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए पार करता है, और ये आपका कहां तक जाता है, तो इटली तक चला जाता है। और वहां से फिर इटली से कोई भी जो है व्यापारिक, जो भी व्यापारिक वस्तु था, वहां से फिर जो है पूरे यूरोप में जो होता था। वहां पे इटली में दो शहर था, एक वेनिस था और एक जेनेवा। ये दो शहर जो है शुरू से ही, एंशियंट काल से ही, प्राचीन काल से ही एक व्यापारिक केंद्र इटली का रहा है, और इटली का वर्चस्व भी था उस पे, पूरे व्यापार पे। बाद में ना जो है ना अंग्रेज लोग आए और जो है इसमें व्यापार में हिस्सा लेने लगे, साम्राज्यवादी देश के रूप में जो है आपका पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, ये सब बाद के दिनों में। लेकिन शुरुआत से इटली जो है यूरोप में काफी ज्यादा चर्चा में रहता था, व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, है ना। सिल्क रूट आपका कहाँ से शुरू होता है, चाइना से शुरू होता है, और फिर इटली तक जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र इटली तक, रोमन साम्राज्य। इटली की राजधानी रोम है ना, इसलिए उसका पूरा साम्राज्य, रोमन साम्राज्य में बहुत सारा क्षेत्र आता। इस पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका था, रेशम मार्ग पर, तो कुषाणों का नियंत्रण था। ये भी आया, बहुत बढ़िया से देखना, और सिल्क रूट का मैप मैं डालूंगा। इसका फायदा क्या था, तो ये आय का प्रमुख स्रोत, जब आय यदि होगा तो बताइए कुषाण का शासन कितना बड़ा था, इतना बड़ा एरिया पे कुषाण शासन करते थे, क्यों, क्योंकि सिल्क रूट पर नियंत्रण था और सबसे चुंगी लेता था, टैक्स लेता था जो भी व्यापारी थे। इससे क्या हुआ, उसकी आमदनी काफी ज्यादा हो गई थी। तो सिल्क रूट से गुजरने वाले व्यापारियों से कुषाण शासक टैक्स लेते थे, चुंगी। टैक्स दो तब व्यापार करने के लिए मिलेगा। इससे उनके कोष में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि भारी वृद्धि हुई।
अब इसमें क्या होता था कि इधर से जो सामान गया, मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ पर सोना था। मध्य एशिया में एक पहाड़ है अल्ताई पहाड़, वहां पे सोना। और फिर रोमन साम्राज्य जो है वहां से व्यापार के बदले भारत को भारी मात्रा में सोना आने लगा। इस चीज को लेकर के वो सब काफी खपा था, परेशान था। प्लिनी इसमें लिखा भी है कि सब सोना लेके चला गया भारत। तो सोने का आयात होता था। एक तो अल्ताई पहाड़ मध्य एशिया से ये सब आए ही थे, और एक रोमन साम्राज्य में जो उधर यूरोप सबसे जो व्यापार के बदले में इधर से जो जाता था सामान, उसके बदले में उधर से सोना ही आता था। तो सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। तो रोमन लेखक प्लिनी काफी दुख भरे शब्द में बोलता है अपनी पुस्तक में। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लिनी का पुस्तक, याद रखना है। ये रोमन लेखक हैं, रोम के लेखक हैं। बड़ी दुख भरे में बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री, हिस्टोरी का नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक जैन नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? तो प्लिनी ने लिखा है। इसमें क्या दुख व्यक्त किया है? क्या है कि भारतीय विलासिता की वस्तुओं, रेशम, मसाला, मलमल के बदले में रोम का सोना प्रतिवर्ष भारत में बह कर जा रहा है। तो रोम का सोना जो है प्रतिवर्ष भारत आ रहा है। ये खुद रोम के लेखक हैं प्लिनी, उसने लिखा है। क्या लिखा किस किताब में? तो नेचुरल हिस्ट्री में, प्राकृतिक इतिहास में। नेचुरल हिस्ट्री में क्या लिखा है कि रोम का सोना वहां जा रहा है, किसके बदले में? रेशम के बदले में। चूंकि सिल्क रूट था ना, इधर से सिल्क जाता था। मसल्ला के बदले में, मलमल के बदले में, ये सब विलासिता की वस्तुएं मानी जाती थी। आप लोगों ने सिल्क रूट देख लिया, सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस देखा, सिल्क रूट क्यों फेमस है। ठीक है, सिल्क रूट का क्या फायदा हुआ? सिल्क रूट चीन से जाता था, चीन, चाइना टू जो है इटली, चाइना टू इटली। अब इस बीच में अब जो भी आ जाएगा आपका, अफगानिस्तान आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, है ना। ये सब पार होते हुए जाते थे इटली तक। इटली में दो शहर थे, एक वेनिस और एक जेनेवा। वेनिस और जेनेवा। तो ये सिल्क रूट, और इसमें किसका नियंत्रण था? तो कुषाणों का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? कुषाणों का नियंत्रण था। कुषाण जो है इससे क्या लेते थे? टैक्स लेते थे, चुंगी लेते थे। इससे इसका क्या हुआ? राजकोष भरा, राजकोष भरा। ठीक है। और प्लिनी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, प्लिनी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है कि रोम का जो है सोना प्रत्येक वर्ष भारत जा रहा है। रोम का सोना जो है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष भारत जा रहा है। इसके बदले में? तो सिल्क के बदले में, मसाला के बदले में, मलमल के बदले में, ये सब लग्जरियस सामान माना जाता था। इसके बदले में सोना आ रहा था। बड़ी दुख हुआ था प्लीनी को। किस किताब में? नेचुरल हिस्ट्री में, नेचुरल हिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी, भवन निर्माण एवं पॉटरी, बर्तन, पक्की ईंटों और टाइल्स का प्रयोग। कह रहे हैं कि इस काल में निर्माण कार्य बड़े पैमाने पे, निर्माण कार्य मतलब बिल्डिंग, इसमें पक्की ईंट, फर्श एवं छत की टाइल्स, खपड़ेल, टाइल्स, टाइल्स को खपड़ेल बोला जाता है, का व्यापक प्रयोग हुआ था। तो इस काल में निर्माण जो बिल्डिंग का काम था, जिसमें पक्की ईंट, फर्श एवं छत की टाइल्स बड़े जो है प्रयोग हुए हैं। ईंट के कुएं, इस काल की खुदाई में जैसे अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा जिला में, यूपी में, नहीं, सोनपुर, यहाँ से ईंट के रिंग वेल्स में, घेरेदार कुआं होता है ना, रिंग वेल्स। फिर मृदभांड में देखिए कि इस काल में जो मृदभांड था, इसकी पहचान था रेडवेयर, लाल बर्तन। मृदभांड का एक मैंने क्लास ही लिया, एक और मृदभांड का क्लास बनाऊंगा जब पूरा पढ़ा दूंगा तो, जिस पर लाल पॉलिश होती थी, लाल बर्तन, लाल पॉलिश। विशेष पात्रों में टोटीदार स्पॉटेड पॉट्स, फुहारा लगाते थे, कटोरा, ये सब सब इसी का जो है ना।
ये मध्य एशिया का ही संपर्क का परिणाम है। टोंटीदार बर्तन, स्पॉटेड पॉट्स, जो टोंटी लगा हुआ आता है ना, पटाते उठाते हैं, फुहारा जो देते हैं पुल पे, माउंटेन्स, ये सब किसका योगदान है? ये सब जो है आपका मध्य एशिया के संपर्क का परिणाम है। अब देखिए सैन्य तकनीक एवं नई वेशभूषा, अश्वारोही तकनीक, शक और कुषाण, शक और कुषाण क्षेत्र आप लोग देख चुके हैं। तो भारत में घुड़सवारी की नई तकनीकें पेश, किस चीज की? घुड़सवारी की। उन्होंने उत्तम नस्ल के घोड़ों का प्रयोग, सैडल ये पूछ देता है, लगाम और रकाब, अंगूठा रकाब, जो घोड़ा में उतना सारा चीज देखते हैं, ताम झाम लगाम वगैरह, ये सारा चीज ये इसी का संपर्क का परिणाम है। शक और कुषाण ने ये सब चीज किया था। एक नंबर अश्वारोही था, घोड़ा पे चढ़ के एकदम पूरा मध्य एशिया को पूरा एकदम वहां से लेके यहाँ तक आ गए, और तेज गति के कारण ही इतना दूर तक आ पाए और बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया था दोनों ने, शकों ने कुषाणों ने। शक देखेंगे सातवाहन से काफी ज्यादा लड़ते हैं, इसका जो है ये पश्चिमी भारत में शक थे और दक्षिण भारत में सातवाहन। शक का सातवाहन से कभी पूछ देगा कि सातवाहन से संपर्क किसका हुआ, इसमें झगड़ा हुआ, तो शक और सातवाहन याद रखिएगा, पढ़ेंगे सातवाहन में जब, वहां पे देखेंगे शक का सातवाहन से संघर्ष होता है। चल जो है जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है या बना है। तो शक और कुषाणों की वजह से ही अश्वारोही तकनीक में इतना बड़ा जो परिवर्तन देख रहे हैं, जैसे जीन सैडल हुआ, लगाम हुआ, या अंगूठा रकाब, जिसे टो स्टीरअप का प्रचलन हुआ, घोड़ा का तामझाम देख लीजिए। और नवीन वेशभूषा, यहाँ से भी प्रश्न खूब बनता है। ये कल्चरल जो एक मीट होता है, कल्चर का, दोनों मीट करते हैं भारत के और ये सब, इसमें आप देखिए कि मध्य एशिया के लोग भारत में शेरवानी, लंबा कोट पहनते थे। आज उसको देखेंगे शेरवानी, शेरवानी या लंबा कोट जो है यही सब पहनते थे। जो तुर्क पायजामा जो पहनते हैं वो सब यही है। भारी बूट, जो जूता उता देखते हैं एकदम बड़का गो, एकदम लंबा चौड़ा जूता जो देखते हैं जो पुलिस उलिस का, जो सिर पर जो टोपी पगड़ी देखते हैं, पंजाबी पंजाबी सब लगा रहे हैं अभी, किसका परिणाम है? उधर से आए थे, इसलिए देखें वो सब पंजाबी सब एकदम पूरा पगड़ी उगड़ी बांधेगा, टोपी उपी सब उसी का है। बेल्ट जो लगाते हैं, बेल्ट लगा के बैठ गए घोड़ा पे, ये सब क्या है? नवीन वेशभूषा, उसी का परिणाम था। मथुरा से प्राप्त कनिष्क का सिर विहीन मूर्ति में यही वेशभूषा दिखती है। पहली बात तो ये जाने कि सिर उर है ही नहीं भगवान बुद्ध की, इसका कनिष्क का, कनिष्क का सिर विहीन मूर्ति है, में सिर है ये नहीं है, और उसमें यही सब वेशभूषा बड़का को दिखाया, बूट पहन के आए, टोपी उसका ये नहीं है, पगड़ी उगड़ी जब सिर ही नहीं है, तो बेल्ट उल्ट लगेले है, पैजामा पहने है, शेरवानी सब, ये नवीन वेशभूषा किसका परिणाम है? तो मध्य एशियाई संपर्क का परिणाम है। अच्छा, ये डुअल गवर्नेंस क्या है? बाप बेटा एक साथ शासन कर रहा है, बाप बेटा। तो कुषाण और शक में शासन की संयुक्त प्रणाली थी, पिता और पुत्र एक साथ शासन कर रहे हैं, ये डुअल गवर्नेंस इसी को कहते हैं। बेटा भी कर रहा है शासन, बाप भी कर रहा है एक साथ में, ये कुषाण और शकों में हुआ था। छत्रप प्रणाली जो है ना, इसको मैंने कल भी बोला था, इसको एक बार देखना, हालांकि एनसीईआरटी यही दिया है। ये छत्रप प्रणाली है, क्या हुआ था, कुषाणों ने साम्राज्य के प्रांतीय इकाइयों में बांट दिया था, प्रत्येक प्रांत जो है क्या कहलाता था? छत्रप कहलाता था। प्रत्येक प्रांत क्या कहलाता था? छत्रप कहलाता था। ठीक है, कई जगह आपको मिलेगा शक के जो प्रांत थे वो छत्रप कहलाते थे। इस चीज में कंफ्यूजन मुझे है, आप लोग थोड़ा इसको कंफर्म होंगे, ठीक है। तो ये जो छत्रप था, लेकिन एनसीईआरटी इसी चीज को दिया है कि कुषाणों ने साम्राज्य प्रांतियों को साम्राज्य को प्रांत में बांटा था, उसी को छत्रप कहा जाता है। ठीक है, अब सैन्य शासन, हिंद यूनानियों ने प्रांतीय शासन हेतु सेनापतियों को नियुक्त किया, इसी को कहा जाता था स्ट्राटगोस, स्ट्रैटगोस, स्ट्रैटगोस। तो हिंद यूनानियों ने प्रांतीय शासन हेतु सेनापति को नियुक्त किया, प्रांतीय शासन करना है, ये जो सेनापति थे उसी को कहते थे स्ट्रैटगोस। ये कौन? हिंद यूनानी। अब देवपुत्र उपाधि, कुषाण राजाओं ने चीनी शासकों स्वर्ण का पुत्र का अनुसरण करते हुए देवपुत्र की उपाधि, देवपुत्र की उपाधि किसने? कुषाणों ने। इससे राजा को ईश्वर का अवतार मानने की विचारधारा को बल मिला कि राजा जो है क्या, ईश्वर का अवतार है। बाद में देखेंगे राजत्व का सिद्धांत में बलबन भी इसी सब का इस्तेमाल करता है कि हमको राजा ने भेजा है, लुई 14वां सब वही सब था।
ईश्वरीय सिद्धांत को मानता था कि राजा को ईश्वर ने, भगवान ने बनाकर भेजा है। देवपुत्र का आपको कंसेप्ट कुषाण राजाओं में मिलेगा। भारत में कहाँ मिलेगा? कुषाण राजाओं में। प्राचीन भारत में देवपुत्र की अवधारणा, देवपुत्र मतलब स्वर्ग का पुत्र, देवता का पुत्र, जो राजा है देवता का पुत्र है, ये अवधारणा कुषाण राजाओं में मिलती है। देवपुत्र वाली उपाधि ये भी आप रखेंगे, दे देगा कि देवपुत्र की उपाधि की जो है अवधारणा प्राचीन भारत के किस शासकों ने किया? तो कुषाण शासकों ने किया। अब सामाजिक आत्मसातीकरण मतलब होता है कि दोनों घुल मिल गए। मध्य एशिया के लोग आए, यहीं के रह गए, यहाँ तक मथुरा वाराणसी, यहाँ तक जो है आप जा रहे हैं दक्षिण भारत, सातवाहन तक इसका विस्तार हो जाता है, तो मामूली बात थोड़ी है। ये लोग जो है पूरा एक्सटेंशन करते हैं जो है ना, तो और यहीं का जो है धर्म, यहीं का संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ का भगवान बौद्ध धर्म का संरक्षण, तमाम चीजें जो है ना इसको अपनाते हैं। संस्कृत में जूनागढ़ वाला देख रहे हैं, रुद्रदामन शक शासक थे, लेकिन संस्कृत में भड़का हुआ भी लेख लिखवाते हैं, है ना। ये सब क्या है? इसको कहते हैं इंडियनाइजेशन, मतलब इंडियन बन जाना। सामाजिक आत्मसातीकरण, इंडियनाइजेशन, तो सोशल इंडियनाइजेशन, तो भारतीय समाज में विलय, मतलब यहाँ के हो गए, समाज के बन गए। भारत में आए, चाहे यूनानी हो, शक हो, पहलव हो, कुषाण हो, ये सब आए तो ऐसा नहीं कि लूट लूट के चले गए, यही बस गए। और भारतीय संस्कृति, और जाते भी कहाँ? ये सब जो आए थे मध्य एशिया में, खाने पीने को तो है नहीं। उधर चीन की दीवार बन गई तो उधर पेटा मारा तो इधर भागे। यहाँ समृद्ध चीज था जो है, खेती बाड़ी सारा चीज यहाँ पे मिला, तो समृद्धि जो है यहाँ पे काफी ज्यादा था। फिर सिल्क रूट मिला, आसाम से जाने का रास्ता मिला, तो इसकी वजह से ये लोग यहीं पे बस जाते हैं, घुमंतु भोटिया सब, और भारतीय संस्कृति, धर्म और भाषा में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसको द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय माना जाता है। चूंकि ये विजेता वर्ग थे, इसको भारत के समाज में इसको स्थान मिलता है, क्षत्रिय के रूप में मिलता है। इसको क्षत्रिय के रूप में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये विजेता वर्ग थे। इसी को व्रात्य क्षत्रिय कहते हैं। देखिए यहाँ पे तो दिए ही हैं। विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीय वर्ण व्यवस्था में स्थान देने के लिए मनुस्मृति में उसे व्रात क्षत्रिय, द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय कहा। वे क्षत्रिय जो अपने सामाजिक कर्तव्यों से च्युत हों, मतलब विमुक्त हों, मतलब उसको सामाजिक कर्तव्य कोई नहीं है, लेकिन चूंकि विजेता है इसलिए वो क्षत्रिय हैं, और इसको एक्सेप्टेंस भी मिला, स्वीकृति भी मिला। चूंकि ये शासक वर्ग थे, स्वीकृति तो देना लाजमी था, अनिवार्य था। 5-10 मिनट और वेट करेंगे, तुरंत जो है क्लास को एंड करते हैं। चलिए, धार्मिक परिवर्तन, यहां से प्रश्न आता है, भागवत धर्म और यूनानी। एक यूनानी राजा था, एक यूनानी राजा था, इसका नाम था एंटीयालकिड्स, एंटीयालकिडास, एंटीयालकिडास। इसका राजदूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस क्यों जाना जाता है ये राजदूत? क्योंकि इसने जो है यहाँ पे एक जो वैष्णव धर्म का ये भक्त बनता है, और वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज स्तंभ जो है स्थापित करता है बेसनगर में। कहाँ पे? बेसनगर, विदिशा। बेसनगर विदिशा में श्री कृष्ण का गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है। बेसनगर, जिसको विदिशा कहते हैं, विदिशा, ये विदिशा एमपी में है, बेसनगर भी बोलते हैं। विदिशा को क्या बोलते हैं? बेसनगर। तो बेसनगर में हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, और ये किसको समर्पित है? तो वासुदेव के सम्मान में है। वासुदेव विष्णु भगवान, ये श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं, नहीं, वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनाते हैं। किसने? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का बेसनगर गरुड़ स्तंभ, याद रखना, हेलियोडोरस का बेसनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ बहुत फेमस है। किस धर्म से? भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है। ये यूनानी राजा एंटियालकिडास का राजदूत था। ये कभी पूछ दे, लेकिन इसकी पूछने की संभावना नहीं है। आपको सीधा जानना है कि हु वाज हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था, जिसने मध्य प्रदेश के विदिशा में, विदिशा जिसको बेसनगर भी कहते हैं, वहां पे भागवत धर्म अपनाता है, और वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज स्तंभ स्थापित करता है। गरुड़ ध्वज स्तंभ स्थापित करता है। अब कुषाणों का धर्म। कुषाण के सिक्का पर शिव, बुध और कार्तिकेय का अंकन मिलता है। आप बताइए कि क्या थे? शिव थे कि बुध थे कि कार्तिकेय? तो कुषाण शासक वासुदेव पूर्णतः वैष्णव हो गया, तो कुषाण सिक्का पर शिव, बुध, कार्तिकेय सब मिलेगा।
महायान बौद्ध धर्म का उदय कनिष्क के काल में। कनिष्क के काल में बुद्ध को मनुष्य से ऊपर ईश्वर माना गया। और बुद्ध और बोधिसत्व हमने बताया है आप लोगों को कि जो कि लगभग जो है निर्वाण प्राप्ति की अवस्था में है, यानी बुद्ध की तरह ही वो हो गया बोधिसत्व। इसके मानव रूप की मूर्तियां बनाकर पूजा शुरू कर दी जाती है। यही तो महायानी है। महायान पूजा पाठ दान चंदा सब लेने लगा, मांस मदिरा सब खा रहा है, कह रहा है कि हम बौद्ध हैं। यही है महायान शाखा। महायान शाखा जो है ना धीरे धीरे उदय होता है। और ये महायान बौद्ध धर्म का उदय, जिसमें कनिष्क जो है काफी ज्यादा संरक्षण देता है महायानियों को और बोलता है पूजा पाठ करो। भगवान बुद्ध का खूब फोटो जन्म बनाता है ये कनिष्क, ठीक है। पारदर्शी बनाया है ना मथुरा में। तो बुद्ध को मनुष्य से ऊपर बोला, ये ईश्वर है, मनुष्य नहीं है। भगवान बुद्ध सब साधारण है, मनुष्य है ही नहीं, वो ईश्वर है। और बुद्ध और बोधिसत्व दोनों का जो मानव रूप में बोला, मानव ही थे तो मानव रूप में मूर्ति बनाओ इसको, और इसकी परिपाटी शुरू कर दी है। महायान बौद्ध धर्म का उदय होता है। इसमें कनिष्क बहुत बड़ा संरक्षक बन जाता है। और बुद्ध को क्या मानता है? मनुष्य से ऊपर ईश्वर। जब ईश्वर मानेगा तो क्या होगी? मूर्तियां बनेगी। कैसी बनेगी? तो मानव के रूप में। और किसकी बनेगी? तो बुद्ध की और बोधिसत्व की। कौन बनाएगा? कनिष्क बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है। चलिए अब अपन लोग देखते हैं यही गांधार और मथुरा कला बहुत फेमस है। गांधार कला क्या है? गांधार आर्ट। गांधार आपका भारत के ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे गांधार कला पश्चिमोत्तर भारत में। तो पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी कला और भारतीय विषय के मिश्रण से विकसित हुई। एक ही स्लाइड में इतना ज्यादा क्यों दे दिए हैं? 2 स्लाइड बनाते इसको। अच्छा, पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी कला और भारतीय विषयों के मिश्रण से विकसित हुई। इसी का नाम था हेलेनिस्टिक आर्ट, जिसको इंडो ग्रीक आर्ट कहते हैं। तो इंडो ग्रीक आर्ट जो है दो कला का मिश्रण है। कौन कौन? तो यूनान और भारत। हेलेनिस्टिक आर्ट जो है, हेलेनिस्टिक आर्ट पहली बात तो हेलेनिस्टिक आर्ट जो है कहां से आता है? तो ये कुषाण, यूनान और भारतीय, ये दोनों मिलकर के यूनानी और भारतीय दोनों का मिश्रण है। दोनों कला का, यूनानी प्लस भारतीय, हेलेनिस्टिक। इसको गांधार कला कहते हैं। इसमें विशेषता बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की तरह सुडौल, घुंघरेला बाल, यथार्थवादी मांसपेशी, तलवटदार पारदर्शी वस्त्रों से युक्त पारदर्शी वस्त्र पहनाया गया है। इसमें नीला स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसको मैप रहता तो दिखाते ना। अब आइए मथुरा कला पे। तो गांधार कला समझे। गांधार कला किसको कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट ही गांधार कला है, जिसमें यूनानी कला और भारतीय कला दोनों का मिश्रण है। यूनानी कला और भारतीय कला का मिश्रण को हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, इसी को गांधार कला कहते हैं। और इसमें सबसे जो ज्यादा आपको फोटो मिलेगा वो मिलेगा बुद्ध का। और इसको किस रूप में दिखाया गया? यूनान का एक देवता था अपोलो, तो अपोलो को भी इसी तरह से दिखाया गया, घुंघरेले बाल वाला। अपोलो की तरह सुडोल घुंघरेले बाल यथार्थवादी मांसपेशियों दिखाया गया है। अब मथुरा आ जाए, ये तो इंडिजिनस था, भारत का था। यह पूर्णतः स्वदेशी शैली थी। कौन? मथुरा। गांधार नहीं, गांधार में तो यूनानी शैली थी मिला हुआ। और ये रेड सैंडस्टोन लाल बलुआ पत्थर पे, कौन? मथुरा कला। इसमें भी मूर्ति किसकी है? तो बुद्ध की है। बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में है? मथुरा कला में ही है। जैन हिंदू धर्मों की मूर्तियां और कुषाण राजाओं यानी खास करके कनिष्क की आदमकद मूर्तियां बनाए मथुरा कला में। बोलेगा कि कनिष्क की मूर्ति किस कला में? गांधार में कि मथुरा में? ये होगा आपका मथुरा में। फिर हिंदू जैन विष्णु शिव सूर्य सब की जो है मूर्तियां बनती है। इसमें बनता है तो मथुरा कला में बनता है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से जो है ना आपका भारतीय कला या स्वदेशी कला है। अब अमरावती कला एक भी है।
अमरावती दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी घाटी सब ये सातवाहन और इक्ष्वाकु के संरक्षण में विकसित होती है अमरावती कला है। बस इतना सा ध्यान देना है, ये बाद में भी आएगा, चर्चा आएगा, जिसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं का संगमरमर पर दृश्य उत्कीर्ण किया गया है सातवाहन और इक्ष्वाकु संरक्षण में। यहाँ पे भी आपको बुद्ध के जीवन की घटनाओं का आपका उत्कीर्ण मिलता, लिखा हुआ मिलता है। सातवाहन और इक्ष्वाकु आपका दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत क्या मध्य भारत में कहिए। लास्ट है आपका साहित्य एवं दरबारी विद्वान अश्वघोष। कनिष्क का राजकवि कौन थे? अश्वघोष। कनिष्क का राजकवि, संस्कृत में बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद तथा सारीपुत्र नाटक की रचना की। पहले भी बता चुके हैं, पहले की क्लास में देखना। बुद्ध चरित्र भगवान बुद्ध के बारे में जब बताए थे, बौद्ध धर्म के बारे में, तो अश्वघोष की कीर्ति में बताए थे कि कनिष्क का राजकवि, इसमें बुद्ध चरित्र लिखा है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। सौंदरानंद ये काव्य के रूप में सौंदरानंद, और सारीपुत्र प्रकरण ये नाटक है, ये अश्वघोष की रचना है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार के महान दार्शनिक और वैज्ञानिक। इसका जो है माध्यमिक सूत्र ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया है सापेक्षिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसलिए इसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। क्यों? क्योंकि नागार आइंस्टीन ने ही दिया था सापेक्षिता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया है? दिया है आइंस्टीन ने। और ये चीज आपको किस ग्रंथ में? माध्यमिक सूत्र ग्रंथ में। तो माध्यमिक सूत्र ग्रंथ किसका है? ये ग्रंथ का नाम है माध्यमिक सूत्र। ये माध्यमिक सूत्र क्या है? एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना किसने किया? नागार्जुन ने किया। तो ये माध्यमिक ग्रंथ में क्या वर्णित है, क्या वर्णन है? तो सापेक्षिता का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत है? साइंस में पढ़ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कि अश्वघोष को? नागार्जुन को। अच्छा, चरक कौन थे? डॉक्टर थे। चरक डॉक्टर थे किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। तो कनिष्क का ये डॉक्टर था, राजवैद मतलब हो गया कि इस राजा का डॉक्टर। तो राजवैद थे चरक। इसने प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ लिखा है चरक संहिता। ये आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है चरक संहिता। वसुमित्र, वसुमित्र आपने पढ़ा, चतुर्थ बौद्ध संहिता इसी के समय में हुई थी। इसने विभाष शास्त्र की रचना की। विभाष शास्त्र की रचना किसने किया? वसुमित्र ने। याद रखना, विभाष शास्त्र किसने किया है? वसुमित्र ने। चरक ने चरक संहिता, नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र जिसमें सापेक्षिता का सिद्धांत है। चरक ने चरक संहिता की रचना की। वसुमित्र ने विभाष शास्त्र की रचना की। वसुमित्र कौन थे? तो चौथे बौद्ध संहिता के अध्यक्ष। ठीक है। अब कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, गुप्तकालीन नाटककार कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में शुंग राजा पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र एवं यूनानियों के बीच में युद्ध का वर्णन है, इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। कालिदास के जो मालविकाग्निमित्रम है, ये एक नाटक है। रघुवंशम कुमार संभवम विक्रमोर्वश्यम मेघदूतम मालविकाग्निमित्रम, ये सब कालिदास का ही नाटक है, जिसमें मालविकाग्निमित्रम के बारे में यहाँ पे चर्चा है। ये इसमें गुप्तकालीन नाटककार कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में, इस नाटक में क्या है? शुंग राजा पुष्यमित्र के पुत्र, शुंग राजा पुष्यमित्र, इसका जो बेटा था उसका नाम था अग्निमित्र। इसीलिए देखो मालविकाग्नि, मालविका जोड़ अग्निमित्रम, तो अग्निमित्र था पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र, एवं यूनानी यानी यवनों के बीच युद्ध का वर्णन है। मालविकाग्निमित्रम, ध्यान दीजिए, पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र और यूनानी यानी यवन के बीच में युद्ध का वर्णन किसमें है? मालविकाग्निमित्रम में। अच्छा, कामसूत्र जो है ये बहुत ही जो है वात्स्यायन का ये कामसूत्र, इसके द्वारा रचित कामसूत्र भी इसी काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देता है। ये कामसूत्र जो है सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देता है। किस काल की? इसी काल की। समझ में आया किस काल की हम लोग बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं मध्य एशिया से संपर्क वाले काल की, लगभग पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, उससे 100 साल पहले, इस तरह से जो है
उसी समय का वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र भी इसी काल का सामाजिक का वर्णन कर। इस तरह से अभी और थोड़ा सा बचा है, कर ही लेते हैं। विज्ञान ज्योतिष नाटक में यूनानी प्रभाव, शॉर्ट में 5 मिनट में देख लेते हैं। ज्योतिष और खगोल, भारतीय ज्योतिष पर यूनानी प्रभाव पड़ा। यूनानी शब्द होरा से हो गया होरोशास्त्र। भारतीय ज्योतिष में होरोशास्त्र, वही जो किसी का हाथ दिखता है जो है, तो वो होरोशास्त्र के अंतर्गत ही आता है। नहीं, जो राशिफल, होरोशास्त्र मतलब हो गया राशिफल। तो होरो से बना राशिफल, ज्योतिष और खगोल भी भारतीय ज्योतिष पर यूनानी प्रभाव पड़ता है। यूनानी शब्द में होरा है, वही जो देखता है हाथ उठ। इससे भारतीय ज्योतिष होरोशास्त्र शब्द बना। सप्ताह में 7 दिनों के नाम और राशियों के नाम यूनानी प्रभावी है। 7 दिन का नाम और राशि जो है ये यूनानी प्रभावी है। होरोशास्त्र वही है, होरोशास्त्र मतलब राशिफल। गार्गी संहिता में क्या कहा गया है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं फिर भी वे ज्योतिष के विद्वान हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। ये गार्गी संहिता में कहा गया है। तो भारतीय नाटक एवं पर्दा, पर्दा जो है यवनिका क्यों बोलते हैं? तो भारतीय रंगमंच में इन ड्रामा पर यूनानी प्रभाव से पर्दा प्रथा शुरू हुई। नाटक सब में पर्दा देखते हैं, पर्दा जो गिरता है, सबसे पहले इसी ने जो है यूनानियों ने इसको शुरू किया था। तो संस्कृत में यवनिका, यवनिका मतलब यवन शब्द, यवनिका कहा जाता है पर्दा को। पर्दा यवनिका यूनान से है, बस इतना जान लीजिए कहाँ का यूनानी प्रभाव है। अब आयुर्वेद एवं जड़ी बूटियां, यूनानियों ने भारत से आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा। आयुर्वेद एवं जड़ी बूटियां, यूनानियों ने भारत से आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा। अब ये सब आप लोगों के लिए जरूरी है, ये सब चर्चा मैंने ऑलरेडी कर दिया है। इसी के साथ जो है आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। अब बताइए क्लास कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पसंद आई तो लाइक करेंगे। इसी के साथ मैं आज के क्लास को यहीं एंड करूंगा। थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया है, कोई नहीं, इसको रिवीजन करेंगे यहाँ से जो है। आज मैंने इसको एंड ही कर दिया इस टॉपिक को। फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।